हेलो स्टूडेंट्स, इस बार हम पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों क्लास 11th में हमने पोटेंशियल एनर्जी की है जो एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस की थी, और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग potential energy is equals to work done in bringing a body from some reference point to any point in conservative force field against the conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किसी बॉडी को किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर लाने में फील्ड के अगेंस्ट जो आपको वर्क करना पड़ता है, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। विदाउट एक्सीलेशन लाना पड़ता है आपको। कैसे लाना पड़ता है बॉडी को? विदाउट एक्सीलेशन। तो उसी क्लास 11th की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन बनेगी वो इस टाइप से रहेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is equals to work done in bringing any charge, work done in bringing any charge from सम रेफरेंस पॉइंट या इन्फिनिटी रहेगा। एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड against electric field intensity, without acceleration। Electrostatical potential energy is equals to work done in bringing any charge, remember any charge, from infinity। infinity is the reference point। infinity क्या बच्चों? it is the reference point, to any point in electric field against electric field intensity। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको जो वर्क करना पड़ता है, कैसे लाना है? विदाउट एक्सीलेशन किसी चार्ज को इन्फिनिटी इज द रेफरेंस पॉइंट, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट विदाउट एक्सीलेशन किसी चार्ज को लाने में आपको जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इसका जो ईजीएस्ट मीनिंग जो है वो ये निकल रहा है कि किसी सिस्टम को आपको असेंबल करना है, यानी एक टेम्परेरी अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस आपको सेट करना है। जैसे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज अगर एक दूसरे से जो कुछ सेपरेशन पे है, तो उनको इस स्टेट में लाने में या इस कॉन्फ़िगरेशन में सेट करने के लिए Q1, Q2 और Q3 को आपको जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज़ द मिनिमम वर्क डन, है ना। वो आपकी ये जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी की फॉर्म में है, जो उस स्पेस के अंदर स्टोर्ड रहता है। और वो स्टोर्ड एनर्जी वापस अगर आप है जो उस सिस्टम को अगर रिलीज़ कर दें, इफ़ some binding force are not there, then the charges will start moving again because the stored potential energy is going to be converted into kinetic energy। understand? तो सबसे पहले आपको जो मिनिमम वर्क वो कैलकुलेट करना है जो उस सिस्टम को असेंबल करने के लिए वी आर गोइंग टू डू, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि एक फ्रेम ले लेते हैं हम, इट इज ए फ्रेम
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है बच्चों वेक्टर r1, और एक पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर बच्चों वेक्टर r2 है। अब बच्चों 2 चार्जेस जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस इस रीजन से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है और वो म्यूचुअली भी इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, और इन चार्जेस के बीच में इनिशियल सेपरेशन जो है वो r इक्वल टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब दे आर प्लेस्ड ए सफिशिएंट लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल और ज़ीरो। मतलब ये इनिशियली है ना इस रीजन से तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ही, लेकिन आपस में भी ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे होने से इनके बीच में जो फोर्स होगा F है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होने की वजह से सिंस r इक्वल्स टू इन्फिनिटी तो फोर्स इज गोइंग टू बी ज़ीरो, तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। अंडरस्टैंड। और यहाँ ये वाली जो A और B पॉइंट्स है जो इन Q1 और Q2 की जो डिस्टेंसेस है वो भी है जो इनफाइनाइट है। मतलब ये दे आर इनिशियली एट इनफाइनाइट सेपरेशन एंड दे आर ऑल्सो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द गिवन रीजन, वो इस गिवन रीजन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर भी है। तो अभी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो बिकॉज दे आर नॉट एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर। दैट्स वाई द पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द two charges, system of two charges Q1 Q2 is also 0. Now अब इस Q1 चार्ज को हम क्या करेंगे बच्चों कि इस पॉइंट के ऊपर सेट करेंगे, है ना, और इस पे सेट करने में विदाउट एक्सीलरेशन इसको लाना है। अंडरस्टैंड। तो लाने में जो मिनिमम वर्क जो आपको करना पड़ेगा इस पॉइंट तक लाने में उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एग्जिस्टिंग हियर, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब इस रीजन के अंदर किसी चार्ज को रखने पर या किसी चार्ज को लाने पर उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। नो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एनी चार्ज व्हेन ब्रॉट एट एनी पॉइंट इन इट। तो इसका मतलब अगर Q1 चार्ज को मैं इस रीजन में लेके आता हूँ, अंडरस्टैंड, बहुत स्मॉल स्पीड से, बहुत स्मॉल स्पीड से, स्मॉल कांस्टेंट स्पीड से, यानी विदाउट एक्सीलरेशन लेके आता हूँ, तो मेरे को ऑलमोस्ट है जो वर्क ज़ीरो करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ नो रिपल्शन और अट्रैक्शन। यहाँ चूँकि ये जो कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब फील्ड के अगेंस्ट आपको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी ऑलमोस्ट ज़ीरो। आप है जो बहुत स्मॉल स्पीड दे दो उसको और उस स्मॉल स्पीड से आप है जो इसको ला सकते हो, यानी वेरी स्मॉल स्पीड से यहाँ लाने में वर्क डन ऑलमोस्ट ज़ीरो है ना। तो स्टेप 1 टोटल वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है इस सिस्टम को असेंबल करने में। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 charge from infinity to A, है ना, अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी, अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी, है ना। अब देखो इट विल बी ज़ीरो, इट विल बी ज़ीरो सिंस no electric field exists in the region। इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ है जो किसी टाइप का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज है जो यहाँ है ही नहीं, और चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको लाने में जो वर्क डन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो करना पड़ेगा। यानी आप बहुत स्मॉल स्पीड से भी है जो उसको यहाँ ला सकते हो। तो स्मॉल स्पीड से है, स्मॉल कांस्टेंट स्पीड से आप इसको ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फील्ड तो है ही नहीं। तो फील्ड नहीं है तो
जो स्मॉल इनिशियली आपने जो बहुत स्मॉल कांस्टेंट स्पीड दी है, उसी कांस्टेंट स्पीड से वो यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि देयर इज़ नो अपोजिशन और देयर इज़ नो सपोर्ट ऑफ द मोशन। न तो मोशन का कोई सपोर्ट मिल रहा है, न मोशन का कोई अपोजिशन हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ फील्ड नहीं होने से आप जो स्मॉल काइनेटिक एनर्जी से आप इसको ला सकते हो, और उस स्मॉल काइनेटिक एनर्जी को आप क्या जो आपने प्रोवाइड की है उसको ऑलमोस्ट अपन जीरो मान लेंगे, तो वर्क डन इज़ नियरली ज़ीरो। तो इसका मतलब है जो वर्क डन ऑलमोस्ट ज़ीरो, इट इज़ W1 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों क्या है कि एक बार जब आपने Q1 को इस पॉइंट के ऊपर सेट कर दिया है, लेट मैं Q1 को यहाँ सेट कर देता हूँ, है ना, दैट इज़ द Q1। अब बच्चों इस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज Q1। अब Q1 चार्ज का एक फील्ड बन चुका है, और उस फील्ड के अगेंस्ट अब आपको Q2 चार्ज को उस फील्ड के अगेंस्ट B पॉइंट तक सेट करने में आपको एक मिनिमम वर्क आपको करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन के अंदर है जो आप स्टेप 2 के अंदर उस मिनिमम वर्क को कैलकुलेट करेंगे। हाँ, स्टेप 2। हाँ, नाउ वंस चार्ज Q1 is situated at A, so an electric field exists in the region due to Q1, so work done in moving Q2 from infinite to point B against field intensity of चार्ज Q1, यानी Q1 की फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट आपको B पॉइंट तक है जो चार्ज Q2 को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा W2। और ये वर्क कैसे करना पड़ेगा? विदाउट एक्सीलरेशन, यानी आपको जो मिनिमम वर्क करना पड़ता है वो उस कैलकुलेशन के अंदर है जो काउंट होगा। अंडरस्टैंड? तो W2 हो जाएगा बच्चों Q2 इंटू VB, यानी B पॉइंट का पोटेंशियल इंटू Q2। अब B पॉइंट का पोटेंशियल जो है, अब देखो आपने Q2 इंटू VB कैसे किया, तो सिंस वी नो दैट VB इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। अब पोटेंशियल B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल किस वजह से? इस चार्ज की वजह से, है ना। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल बनेगा, है ना, वो हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस अगर मैं R12 ले लूँ, क्योंकि मैं जो Q2 चार्ज को यहाँ सेट कर रहा हूँ, तो फिर बच्चों इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो बनेगा वो हो जाएगा KQ1 अपॉन R12। तो यहाँ जो ये Q2 और ये हो जाएगा KQ1 अपॉन R12। अब आप क्वेश्चन ये आता है कि आपने Q2 को VB से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो देखो VB बाय डेफिनेशन B पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? वो है चार्ज Q1 के कारण, और बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए +1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो एनी पॉइंट यहाँ B पॉइंट है ना, विदाउट एक्सीलरेशन,
है ना। तो आपको क्या करना है कि इन्फिनिटी से, चूंकि +1 कूलाम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस पॉइंट तक सेट करने में जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। तो इसका मतलब VB वो वर्क डन है जो +1 कूलाम को लाने में आपको करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में विदाउट एक्सीलरेशन आपको जो करना पड़ता है वो है जो वर्क डन +1 कूलाम के लिए वो VB है इस पॉइंट पर। और VB की वैल्यू है जो दी जाती है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, तो KQ1/R12। तो आपने VB की जगह जो आपने पुट कर दिया KQ1/R12। अब ये हो जाएगा KQ1 Q2/R12। तो आपको ये वर्क करना पड़ा इस बार। तो टोटल वर्क डन W = W1 + W2। तो ये हो जाएगा बच्चों KQ1 Q2/R12। इट इज़ द मिनिमम वर्क डन। ये जो वर्क आपने किया है इट इज़ द मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन। अंडरस्टैंड? देखो बच्चों, अगर आप इन चार्जेस को लाते हैं जैसे Q1 को, तो Q1 को अगर आप चाहते हैं तो वो जो हाई स्पीड से भी ला सकते थे। जैसे आप इस पॉइंट से लेके आए हो, इन्फिनिटी यहाँ थी, तो Q1 को लाते हैं तो हाई स्पीड से लाते हैं। हाई स्पीड से लाते हैं तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो आप प्रोवाइड करते हैं वो हो जाती है ½ mv²। और सिंस v इज़ लार्ज, इसका मतलब आपको लार्ज वर्क करना पड़ता है ना। और फिर v की तो कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितनी स्पीड से ला सकते हो। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आप हमेशा एक बात याद रखिए कि वी आर इंटरेस्टेड इन मिनिमम वर्क डन और द मिनिमम एनर्जी जो आप प्रोवाइड करते हैं इन असेंबलिंग द सिस्टम। उस सिस्टम को जमाने में आपको जो मिनिमम एनर्जी जो लगानी पड़ती है, कहाँ से कहाँ तक लाने में? इनफाइनाइट से लाने में, है ना। तो फिर वही वर्क जो आपको करना पड़ता है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्टोर्ड हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों टोटल वर्क आपको ये करना पड़ेगा और इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप चाहे तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी U बोल देंगे। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अब बच्चों क्लियर है कि एनर्जी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि Q1 और Q2 अगर पॉजिटिव हैं या Q1 और Q2 है जो बच्चों नेगेटिव है, तो फिर उस केस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव आती है। जैसे इस बार ये Q1 पॉजिटिव था, Q2 पॉजिटिव था, तो इसको विद साइन Q1 और Q2, तो इसका मतलब ये टोटल रिजल्ट आ रहा पॉजिटिव। अब अगर Q1 नेगेटिव होता और Q2 भी नेगेटिव होता तो वो हो जाता -Q1 × -Q2, और माइनस से माइनस क्या हो जाता? वापस प्लस हो जाता। इसका मतलब अगेन है जो क्या आ जाता? रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है। तो बच्चों ऐसा कैसे? आप सोचें। तो बच्चों देखना कि ये Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। इनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तो फॉर एग्जांपल अगर इन्फिनिटी अपन मैं मान लूँ एक मोमेंट के लिए कि यहाँ इन्फिनिटी है, R = इन्फिनिटी, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं Q2 को यहाँ से लेके आता हूँ, Q2 को अगर मैं यहाँ से लेके आता हूँ Q2 को, तो यहाँ से यहाँ तक विदाउट एक्सीलरेशन लाने में मेरे को फोर्स भी इधर ही लगाना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि कूलॉम रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो मुझे विदाउट एक्सीलरेशन लाने के लिए उतना को उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। मैं एक्सटर्नल एजेंसी हूँ और मुझे इतना को उतना ही फोर्स इधर लगाना है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? तो Q1 और Q2 जब पॉजिटिव हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उस रिपेल्शन के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंसी को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक अदर चार्ज को Q2 को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो भी पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड? क्योंकि विदाउट एक्सीलरेशन लाना है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है उसको अवे, रेडियल डायरेक्शन में अवे, और आपको है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाना है, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो दैट इज़ वर्क डन इज़ 0। अब एक मोमेंट के लिए अगर Q1 और Q2 नेगेटिव है तो अगेन उनके बीच में रिपल्शन लगेगा। Q1 और Q2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अगर वो रिपेल करते हैं तो फिर आपको है जो Q2 चार्ज को रिपल्शन के अगेंस्ट वापस लाने में आपको जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि आपका फोर्स भी इस डायरेक्शन में, आपका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड? अब बच्चों अगर एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज नेगेटिव होता है, जैसे ये Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो अगर Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है तो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता, तो आपको विदाउट एक्सीलरेशन लाने में, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ता, विदाउट एक्सीलरेशन लाने में आपको एक फोर्स लगाना पड़ता जो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ता,
और चार्ज आ रहा है आपका इस डायरेक्शन में और फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री होने से वो वर्क डन क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। तो पोटेंशियल एनर्जी भी उस केस में नेगेटिव हो जाती। तो ओवरऑल रिजल्ट ये है कि बच्चों, अगर Q1 और Q2 है जो पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव, और Q1 और Q2 अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव नेगेटिव साइन कटने से अगेन है जो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। लेकिन Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, या फिर Q2 पॉजिटिव Q1 नेगेटिव, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। उन सब का रीज़न मैंने अभी एनालाइज करके बताया। एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये एक और है बच्चों, कि अगर आप है जो Q2 चार्ज को, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने जो एग्जांपल बताया है, अभी जो मैंने अंडर कंसिडरेशन जो चार्जेस लिए उसके अंदर है जो Q1 को मैंने यहाँ रखा था और Q2 को मैंने यहाँ रखा था, और इनके बीच का सेपरेशन है जो इनफाइनाइट रखा था हमने, Q1 और Q2। अब बच्चों Q1 को आप एक बार है जो यहाँ ला के सेट किया, फिर Q2 को आप यहाँ ला रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप Q2 को किसी भी वाया मीडिया यानी किसी भी पाथ से लेके आते हो, तो चूंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मतलब अगर आप इस Q2 चार्ज को जैसे इस पाथ से इस पॉइंट पर सेट करते हो, या फिर इस पाथ से जो इस पॉइंट पर सेट करते हो, या फिर आप इस पाथ से इस पॉइंट पर सेट करते हो, तो ये वर्क डन W1 है इस पाथ के लिए, और ये वर्क डन जो मिनिमम वर्क डन है वो W2 है, और ये वर्क डन इस पाथ के लिए W3 है, और W1 इक्वस टू W2 इक्वस टू W3। तो क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी पाथ से लेके आओ, चूँकि फोर्स कंजर्वेटिव है, वर्क डन इज सेम, जो मिनिमम वर्क आपको करना पड़ता है वो सेम होता है। तो इसका मतलब कि इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस इन द फाइनल रिजल्ट। इट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी इस सिस्टम के लिए, Q1 और Q2 चार्ज के सिस्टम के लिए, वो अगेन है जो सेम ही रहेगी, आप किसी भी पाथ से जो चार्जेस को लेके आते हो। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक बार आप Q2 को सेट कर दें, इसके बाद Q1 को लेके आए। मतलब आप पहले किस चार्ज को लाते हो इट डजेंट मैटर। जैसे आप Q1 और Q2 चार्ज इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन पर थे, आप Q2 को पहले लेके आए, तो इसका मतलब Q2 को इस B पॉइंट तक सेट करने में वर्क डन नियरली ज़ीरो, बिकॉज नो फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन। अब एक बार Q2 जब सेट हो गया है तो इसका एक फील्ड बन गया है, उस फील्ड के अगेंस्ट यानी वो जो आपको Q1 को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो है जो अगेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप है जो Q1 को ला के यहाँ सेट कर दो, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा या आप जो वर्क की कैलकुलेशन करेंगे उससे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो पहले वाले केस में जब आप Q1 को पहले लाए थे और Q2 को बाद में लाए थे उस केस के इक्वल ही आएगी। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। नाउ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब मैं जो 3 चार्जेस के सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूँगा। पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो देखो बच्चों, जैसे ये ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 और ये चार्ज Q3। अब इनके चार्जेस के पोजीशन वेक्टर जो ये ओरिजिन है, तो इनके पोजीशन वेक्टर है जो ये वेक्टर R1 है, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर R1, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर R2 और यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर R3। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, जैसे Q1 और Q3 के बीच में सेपरेशन दैट इज R13, Q1 और Q2 के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज R12, और Q2 और Q3 के बीच में जो सेपरेशन है वो है R23। अंडरस्टैंड?
ये इनके बीच की डिस्टेंस R12, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस, Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R13, Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R23, और ये आपका ओरिजिन है जिसके रेस्पेक्ट में जो इनकी पोजीशंस या ये रीज़न जो है वो बताया जा रहा है इस फ्रेम से। यहाँ हमने XYZ एक्सिस को नहीं बताया क्योंकि उससे आपका फिगर है जो कुछ मैस्ड मतलब है जो कुछ बिगड़ जाता है, इसलिए करेक्ट। तो ये 3 चार्जेस आर प्लेस इन द रीजन। अब देखो बच्चों, सबसे पहले है जो ये चार्जेस है जो Q1 Q2 ये सब इनिशियली इस रीजन से इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे। जैसे Q1 है जो यहाँ है, Q2 यहाँ है और Q3 यहाँ है, और इनके बीच का सेपरेशन जैसे इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में भी सेपरेशन इनफाइनाइट, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में भी सेपरेशन इनफाइनाइट, और इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में भी सेपरेशन क्या है, इनफाइनाइट, और इस रीजन से भी ये तीनों चार्जेस है जो इनफाइनाइट सेपरेशन पे है। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। Q1 यहाँ पड़ा था, Q2 यहाँ पड़ा था और Q3 यहाँ पड़ा था, Q1 Q2 और Q3, और इनिशियली उनके बीच का सेपरेशन जो है वो इनफाइनाइट था। इसका मतलब जैसे Q1 और Q2 के बीच में इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो Q1 Q2 अपॉन R और R इन्फिनिटी यानी जीरो। इसी टाइप से इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q3 अपॉन R और R इज इन्फिनिटी, इसका मतलब अगेन जीरो। और Q2 और Q3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी R इक्वल टू इन्फिनिटी होने की वजह से जीरो बन रही है। और इसके बाद ये सब चार्जेस है जो इस रीजन से भी इनफाइनाइट सेपरेशन पे अवे हैं। अंडरस्टैंड? अब सबसे पहले आप Q1 को लाते हो, है ना, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी। ये सेपरेशन है जो बच्चों ये भी इन्फिनिटी है, इट इज़ इन्फिनिटी। तो आप है जो मैं यूँ मान लो मैं तो डायरेक्ट ला रहा हूँ, विदाउट एक्सीलरेशन लाना, ये जरूर हमको ध्यान रखना है क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन मिनिमम वर्क। अंडरस्टैंड? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू, ये पॉइंट है बच्चों A, इनफाइनाइट टू A, है ना, अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी। तो W1 इक्वल टू ज़ीरो, नियरली ज़ीरो, क्योंकि यहाँ है जो सबसे पहले आप Q1 चार्ज को ला रहे हो और यहाँ कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि Q2 और Q3 तो अभी आप लाए ही नहीं हो, Q2 और Q3 तो अभी इनफाइनाइट सेपरेशन पे। तो इसका मतलब आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो नियरली जीरो होगा क्योंकि यह फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फील्ड के अगेंस्ट आपको लाने में वर्क डन वो भी है जो ऑलमोस्ट जीरो करना पड़ेगा। आप थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी जरूर प्रोवाइड करेंगे लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब है जो वंस Q1 इज सिचुएटेड हियर या पोजिशनड हियर, अगर आप एक बार Q1 को यहाँ सेट कर चुके हो तो अब बच्चों है जो Q2 या Q3 इनमें से किसी एक को लाने में अगेन आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं Q2 को लेके आता हूँ तो इट इज़ द स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी ऑफ Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू, ये B पॉइंट है बच्चों, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B विदाउट एक्सीलेशन, यानी बहुत स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से आप Q2 को लेके आओ। तो इस बार आपको वर्क करना पड़ेगा बच्चों। क्यों करना पड़ेगा? ये हम जो पहले वाले स्टेप में वैसे कैलकुलेशन कर चुके हैं लेकिन एक बार और करके बता देता हूँ। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो है VB और आप लाए हो Q2 को, तो Q2 इंटू VB वर्क आपको करना पड़ेगा। क्यों? VB इज द वर्क डन विच हैज़ टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन ब्रिंगिंग +1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सीलरेशन। यानी
इस पॉइंट पर पोटेंशियल, बी पॉइंट पर पोटेंशियल, वो वर्क है जो +1 कूलाम को लाने में आपको करना पड़ेगा। कहाँ से? इनफाइनाइट से कहाँ तक? बी पॉइंट तक लाने में। किसके अगेंस्ट? फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट, है ना। और कैसे लाना है? विदाउट एक्सीलरेशन लाना है। विदाउट एक्सीलरेशन का मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन मिनिमम वर्क, अंडरस्टैंड। तो Q2 इंटू VB। नाउ Q2 और VB, इस Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल वो हो जाएगा बच्चों K Q1 R12। तो इट इज़ K Q1 Q2 अपॉन R12। इट इज़ अ वर्क डन। एक बार मैं इस स्टेप को और लिख देता हूँ, अगर आपको शायद अगर दिखाई नहीं दे रही हो। ये जो वर्क डन है W2 वो है Q2 इंटू VB, दैट इज Q2 K Q1 R12, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R12। ये वर्क आपको करना पड़ता है किसको? Q2 को सेट करने के लिए। अब बच्चों इस रीजन के अंदर दो चार्जेस सेट हो चुके हैं और दोनों के लिए आपको जो मिनिमम वर्क डन जो आपको करना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंसी आप हैं तो आपको जो मिनिमम वर्क डन करना पड़ता है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट Q3 को आप लेके आएंगे इनफाइनाइट से। ये इनफाइनाइट सेपरेशन इस रीजन से, ये सब चार्जेस इनफाइनाइट पे। तो अब Q3 को आप लेके आएंगे, इस पॉइंट पे सेट करेंगे, तो Q1 फील्ड के अगेंस्ट और Q2 के फील्ड के अगेंस्ट आपको जो मिनिमम वर्क करना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करना है आपको, है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन, the minimum work done which has to be done by the external agency in bringing Q3 charge from infinite to point C। इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ बच्चों। इट इज़ ए Q2 चार्ज और इस पॉइंट को मैं C पॉइंट मान लेता हूँ। तो W3, हाँ W3 वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3, ये पॉइंट स्टेप 3 है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू C अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटीज ऑफ Q1 and Q2 विदाउट एक्सीलेशन। तो बच्चों ये वर्क डन हो जाएगा W3 बराबर Q3 इंटू VC। अब ये VC है जो C पॉइंट का पोटेंशियल है, वो किस वजह से? Q1 और Q2 की प्रेजेंस की वजह से। और Q1 और Q2 चूँकि पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके कारण जो पोटेंशियल C पॉइंट पे बनता है उसका फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज KQ/R। तो इसका मतलब आप Q3 और C पॉइंट पे पोटेंशियल Q1 चार्ज के कारण वो होगा KQ1 अपॉन R13 और Q2 चार्ज के कारण C पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा KQ2 अपॉन R23। तो इट इज़ टोटल VC। ये जो पोटेंशियल है इट इज़ VC, है ना। ये Q1 और Q2 दोनों के कारण पोटेंशियल बनेगा और ये जो पोटेंशियल है वो +1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से इस C पॉइंट तक लाने में, फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो आपको वर्क करना पड़ता है मिनिमम वर्क, उसके लिए वो है वर्क जो इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, अंडरस्टैंड। अब आप है जो इसको खोल लें तो दैट इज़ KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। अब ये जो टोटल वर्क जो फर्स्ट 2 स्टेप्स के अंदर बन रहे थे, है ना, उनको ऐड करना है स्टेप 3 के अंदर जो वर्क आया उससे। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन जो आपको करना पड़ेगा वो हो जाएगा बच्चों, टोटल वर्क डन W
इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 वो तो ज़ीरो था बच्चों, W2 वो है ये K Q1 Q2 अपॉन R12, W3 हो जाएगा बच्चों K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 upon R23. It is the total work done and it becomes the potential energy of the system. It gets stored as the potential energy of the system, है ना। अगर आपने जो Q1 Q2 और Q3 चार्ज को है जो बाउंड रख रखा है किन्हीं अनस्पेसिफाइड फोर्सेस से, तो वो बाउंड स्टेट में ही रहेंगे। लेकिन जब आप उनको रिलीज़ कर दोगे तो फिर ये स्टोर्ड एनर्जी है जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी, और ये चार्जेस अगेन है जो इन्फाइनाइट सेपरेशन पे एक दूसरे को रिपेल करते हुए इन्फाइनाइट सेपरेशन पे चले जाएंगे। तो ये जो एनर्जी जो है ये सिस्टम के अंदर है जो स्टोर्ड रहती है, अंडरस्टैंड। तो एक बार और K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23. It is the potential energy of the electrostatical potential energy of the system. अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ n चार्जेस, अगर स्पेस के अंदर n चार्जेस है जो किसी रीजन के अंदर है जो पोजीशनड हो, अगर कहीं पड़े हुए हो प्लेस्ड, इफ़ स्मॉल n चार्जेस, तो उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी का जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है वो कैसे बनता है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो देखिए बच्चों, पहले इस एक्सप्रेशन को है जो हम एक बार एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड। तो देखो Q1 Q2 और Q3 के कारण जो पॉसिबल पेयर्स बनते थे हम एक बार उनको लिख लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो जैसे एक पेयर बनता बच्चों K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। और एक बच्चों अगर मैं Q2 को पहले लिखूं और Q1 को बाद में लिखूं तो एक पेयर और बन सकता है, अंडरस्टैंड। अच्छा, R12 इसका मतलब ये होता है जैसे यहाँ अगर अपन मीनिंग देखें R12 को, व्हाट डू यू मीन बाय R12? R12 का मतलब यहाँ कि Q1 से Q2 की वो डिस्टेंस ये मेजर की जा रही है, इसलिए अपन ने R12 लिखा है। अगर मैं इसको दूसरे टाइप से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि Q2 Q1 अपॉन R21, अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों, ये थ्योरेटिकली है जो ये टर्म है जो दो बार लिखी गई है, लेकिन है जो बच्चों इसका मीनिंग है जो ये टर्म है जो आइडेंटिकल टर्म्स है, अंडरस्टैंड। मतलब Q1 और Q2 के साथ केवल एक ही पेयर बनता है ना। ये केवल आपके लिखने का तरीका है जो है उसके अंदर है जो आप दो वे बन रहे हैं, अदरवाइज देयर इज़ द ओनली वन पेयर इज काउंटेड। केवल एक पेयर ही इसमें से काउंट होगा, जबकि आप Q1 और Q2 में इनकी है जो पोजीशन को चेंज करके आपको दो टर्म मिल रही है, लेकिन इनमें से एक टर्म ही काउंट होगी, अंडरस्टैंड। इसी टाइप से Q1 और Q3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q3 R13 के Q3 Q1 R31। इसी टाइप से इसमें भी है जो Q2 और Q3 की पोजीशन चेंज करते हुए आप ऐसे लिख सकते हो कि इस बार Q3 पहले लिख दें, Q2 बाद में लिख दें, और है जो R32। अब इसमें भी बच्चों दो ये टर्म और ये टर्म है जो थ्योरेटिकली आइडेंटिकल है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन के अंदर है जो केवल एक ही टर्म कैलकुलेट होती है। लिख भले आप K Q1 Q2 अपॉन R12 और अगली बार K Q2 Q1 अपॉन R21 लिख सकते हो, लेकिन टर्म एक ही काउंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉसिबल पेयर बनते हैं, है ना, उन सबको भले ही आप लिख लो, लेकिन चूंकि ये टर्म और ये टर्म आपस में बराबर है, इसी टाइप से ये टर्म आपस में बराबर है, ये टर्म और ये टर्म आपस में बराबर है, तो आप है जो क्या कर रहे हैं कि इसको इनमें से केवल एक टर्म ही काउंट होगी, ये आपके माइंड सेट में आप बिठा लें कि इनमें से ओनली वन टर्म इज कैलकुलेटेड, अंडरस्टैंड। एक पॉइंट और है बच्चों
वो पॉइंट ये है कि किसी सेम चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म बनता है तो ये बच्चों कैलकुलेट नहीं होगा। किसी Q1 चार्ज के साथ Q1 चार्ज को लेने पर पोटेंशियल एनर्जी की जो एक टर्म आपको मिलता है तो ये वैलिड टर्म नहीं है, यानी Q1 का Q1 के साथ पोटेंशियल एनर्जी की कोई टर्म है जो ऐसी नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड? इसी टाइप से है जो K Q2 Q2 R22 ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी टाइप से K Q3 और R33 इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड? तो ये बातें बताइए। अब मैं जो इस बेसिस पे n सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसको लिख के आपको बताता हूँ मैं। पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ स्मॉल n चार्जेस। तो देखो बच्चों, टोटल पोटेंशियल एनर्जी K, पहले मैं समेशन वाला साइन लगा देता हूँ, K QI QJ RIJ, ये ith चार्ज है और ये jth चार्ज, iवां चार्ज और jवां चार्ज, ith चार्ज एंड jth चार्ज, एंड इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ith चार्ज एंड jth चार्ज। jवां चार्ज और iवां चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। अब देखना, हियर वैल्यू ऑफ ij है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू n, i और j की वैल्यू है जो 1 से स्टार्ट होगी। और ध्यान रखना i और j कभी इक्वल नहीं होंगे, i और j कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इससे आपको जो भी टर्म मिलेगी, जितनी भी टर्म मिलेगी, है ना, उसके अंदर बच्चों हमको पता है i और j को इंटरचेंज करने से जो टर्म मिलती है, जैसा कि मैंने बताया, जैसे एक चार्ज है जो i बराबर 2 है और j बराबर 3 है, तो आपको एक टर्म मिल रही है K Q3 अपॉन R23, और एक टर्म है आप है जो i को 3 मान के और j को 2 मानते हुए भी बना सकते हैं K Q2 अपॉन R32। लेकिन हमको पता है कि जो इनको इंटरचेंज करने से 2 टर्म मिलती है लेकिन काउंट एक ही होती है। तो इसका मतलब है जो हमने क्या किया, चूँकि इसके अंदर तो सब टर्म है जो इंक्लूड है ना, Q2 और Q3 को इंटरचेंज करने से जो टर्म मिलती है वो भी इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब जो टोटल टर्म्स हैं वो डबल है, इसलिए आप इसको क्या कर दें, हाफ कर दें। अंडरस्टैंड? और फिर i इज़ नॉट इक्वल टू j, इसका मतलब है जो i इज़ नॉट इक्वल टू j वाली कंडीशन लिखने का मतलब ये हुआ कि चार्ज Q2 और Q2 के कारण जो टर्म है वो इसके अंदर कैलकुलेशन में नहीं आएगी, क्योंकि i इज़ नॉट इक्वल टू j, यानी Q2 और Q2 के कारण जो टर्म बनती है वो इसके अंदर है जो कंसिडर हम नहीं कर रहे हैं। दीज टर्म्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल एक्सप्रेशन। अंडरस्टैंड? जैसे Q3 और Q3 के कारण जो पेयर है वो इसके अंदर है जो कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है, बिकॉज वी हैव पुट द कंडीशन i इज़ नॉट इक्वल टू j। अंडरस्टैंड बच्चों? तो मेरे हिसाब से अगर आपने समझा हो तो हाफ से आपने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि i और j को इंटरचेंज करने से आपको 2 टर्म मिल जाती है, लेकिन कैलकुलेशन में एक ही टर्म आनी चाहिए। जैसे Q2 और Q3 के कारण है जो मैंने लिख के बताया है कि 2 टर्म बनती है, लेकिन कैलकुलेशन में एक ही टर्म आएगी। तो एक ही टर्म आने के कारण है जो आपने क्या किया है, टोटल एक्सप्रेशन को हाफ से डिवाइड कर दिया है। इसके बाद आपने i इज़ नॉट इक्वल टू j लिखा है ना। इसका मीनिंग ये है कि Q2 और Q2 के कारण जो पेयर बनता है वो कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए, Q3 Q3 के कारण जो पेयर बनता है वो भी कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंड? और i और j की वैल्यू कहाँ तक रन करेगी, n तक। अंडरस्टैंड? तो it is overall the final expression for the system of n charges. Thanks. Okay.